थैंक यू एवरीवन। मैं अपने तमाम जितने भी दोस्त हैं जो हमारी इस दावत पर तशरीफ़ लाए उनका शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर मैं रिजवान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने पहली प्रेजेंटेशन के लिए अपना नाम दिया। रिजवान साहब जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर पीएचडी स्कॉलर हैं। इनके रिसर्च इंटरेस्ट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट और पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी इस जैसे बड़े अहम मौज़ूआत शामिल हैं। आपने मुख्तलिफ दुनिया के आपने न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने रिसर्च स्टडीज़ पेश की हैं, बल्कि आपने इस हवाले से काफ़ी बेहतर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि आपने सिंध में जो हमारा सैलाब आया और उसकी रिकवरी हुई उसके ऊपर अच्छा खासा एकेडमिक काम किया है। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये तशरीफ़ लाए और अपनी पहली जो प्रेजेंटेशन हमारी इस सिलसिले की है उसके लिए खुद को पेश किया। वेलकम रिजवान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नदीम भाई, थैंक यू सो मच जिशान भाई, और थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये मौका दिया। मेरा एक लास्ट ईयर पेपर पब्लिश हुआ था इसी नाम से, फैक्टर अफेक्टिंग सक्सेसफुल ट्रांजिशन बिटवीन पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है, आज हम उसी पेपर के बारे में बात करेंगे। और जी ओके, सो इस प्रेजेंटेशन का जो ये प्रेजेंटेशन मैं आज पेश कर रहा हूँ, ये मेरे जो लार्जर पीएचडी टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है, और उसमें से जो पाकिस्तान केस स्टडी के बारे में है। मेरी पीएचडी है, मेरे पीएचडी का जो टॉपिक है वो ट्रांजिशन के ही ऊपर है कि जो रिकवरी के बाद जो हमारी ट्रांजिशन आती है वो क्या किस्म की ट्रांजिशन होती है पोस्ट डिजास्टर रिकवरी फेजेस में, जिसके बारे में डिटेल में मैं इस प्रेजेंटेशन में बात करूंगा। और पाकिस्तान उसकी एक केस स्टडी है, और श्रीलंका उसकी सेकेंड केस स्टडी है, और जो न्यूजीलैंड है वो हमारी थर्ड केस स्टडी है। तो ये रिसेंटली हमारा जो पेपर पब्लिश हुआ था वो पाकिस्तान के बारे में हो गया था। बाकी जो दूसरे पेपर हैं वो पाइपलाइन में, जैसे वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड जो ट्रांजिशन जो हमारे पास है, वो हमने रिसेंटली जो सबसे ज्यादा मैंने ट्रांजिशन का वर्ड सुना था वो राइट फ्रॉम जब यूएस के इलेक्शंस हो गए थे, उसके बाद हमने ट्रांजिशन का वर्ड बहुत ज्यादा सुना था। और उसने बड़ी हेडलाइन बहुत ज्यादा ये टाइम पे रहा था, और टिल जब ये ट्रांजिशन कंप्लीट हुई, अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन वो कंप्लीट हुई, उसके बाद हुआ था ये कंप्लीट। और दूसरी किस्म की जो हम ट्रांजिशन का वर्ड हम सुनते हैं, वो हम ज्यादातर सुनते हैं ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन, कोविड रिकवरी ट्रांजिशन, ब्रेग्जिट ट्रांजिशन है, फॉसिल फ्यूल की ट्रांजिशन है, और इन सब वर्ड्स में हम ना ट्रांजिशन का वर्ड सुनते हैं। तो ट्रांजिशन की अगर हम मीनिंग देखें तो ट्रांजिशन एक चेंज फ्रॉम वन फॉर्म और टाइप टू अनदर, और द प्रोसेस बाय व्हिच दिस हैपेंस। तो इसकी एक डेफिनेशन है ट्रांजिशन की। दूसरी डेफिनेशन हम देखें, पैसेज फ्रॉम वन स्टेज सब्जेक्ट और प्लेस टू अनदर, ए मूवमेंट डेवलपमेंट एवोल्यूशन फ्रॉम वन फॉर्म स्टेज और स्टाइल टू अनदर। तो इससे हम डेफिनेशन में हमें ये लग रहा है कि कोई चीज एक स्टेज से, एक फॉर्म से और एक टाइप से दूसरी तरफ मूव हो रही है। इसी हम ट्रांजिशन को अगर हम पोस्ट डिजास्टर रिकवरी में देखें तो वो उसकी क्या मीनिंग होगी। जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है, किसी भी डिजास्टर के बाद कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वॉल्केनो हो, चाहे वो सुनामी हो, किसी भी किस्म का डिजास्टर आता है, उसके बाद हमारे पास जो रिकवरी है वो एक फेज नहीं होता, वो डिफरेंट फेजेस का एक मजमुआ होता है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस का पार्ट होता है। इसमें तीन जो हमारे पास जो मेजर फेजेस हैं, वो तीन मेजर फेजेस में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे मूव करते हैं। इमीडिएटली जब हमारे पास जो इसमें कोई कैटेगरी नहीं कर रहा है कि किस किस्म का डिजास्टर, वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, और दूसरे किसी भी किस्म का डिजास्टर हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है। इमीडिएटली डिजास्टर के बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्स फेज आता है। रिस्पॉन्स फेज में हमने जो रेस्क्यू और रिलीफ की जो एक्टिविटीज हैं हम वो परफॉर्म करते हैं। जो प्राइमरी कंपोनेंट हमारा जो इस फेज का होता है, रिस्पॉन्स फेज का होता है, वो हमने इमीडिएट जो नीड्स होती हैं लोगों की, और उसमें जो हमारे जो जख्मी होते हैं, जो हमारी अमवात होती हैं, वो हमने उनको देखना होता है। जो उनको रेस्क्यू करना होता है, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट है, और प्रोविजन ऑफ फूड है, और रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाउसिंग का होता है, शेल्टर का होता है, वो हमने करना होता है। मीन्स जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, वो जख्मियों की इमदाद से लेकर कैंप और टेंट्स, और जो हमारे जो मेडिकल कैंप, उस तरह की चीजें देते हैं। और माइनर रिपेयर और डैमेज वो हम रिस्पॉन्स फेज में करते हैं।
जो हमारा रिस्पॉन्स फेज होता है ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा डिजास्टर की नोयत क्या थी। अगर डिजास्टर की नोयत कोई सुनामी जैसा आया था 2005 में, इंडियन ओशन सुनामी, इतना बड़ा डिजास्टर का स्केल हो, तो वो फिर मंथ तक रिस्पॉन्स फेज चलता है। कुछ डिजास्टर हमारे बहुत ही छोटे स्केल पे, बड़े लोकलाइज स्केल पे होते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्स फेज है वो डेज में भी हो सकता है। जब ये रिस्पॉन्स फेज हमारा पूरा हो जाता है, जब हमें किसी भी किस्म की मेडिकल की ट्रीटमेंट की और इंजर्ड को हमने ट्रीटमेंट कर लिया और किसी भी किस्म की शॉर्ट टर्म्स नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं, तो फिर हमारी जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है वो रिकवरी फेज में चली जाती है। जो रिकवरी फेज में हमारे पास क्या होता है कि हम मोस्टली जो भी हमारा रिकवरी फेज का जो पर्पस हमारा होता है कि हम रिटर्न टू नॉर्मल, रिटर्न टू प्री डिजास्टर कंडीशंस में हमारी जाने की कोशिश करते हैं। उसमें जो रेस्टोरेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फॉर द फंक्शन ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी और अफेक्टेड पॉपुलेशन, तो हम उनके जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे हाउस होल्ड इनकम हो या हमारे सोसाइटी का हो या बिजनेस रिकवरी हो, उस सारी रिकवरी को हम प्री डिजास्टर कंडीशन में वापस लाने की कोशिश करते हैं। अब ये रिकवरी फेस अगेन डिपेंड करता है हमारे पास कितने बड़ा डिजास्टर है और हमारी कैपेसिटी हमारी कितनी है। ये मंथ से लेकर ईयर्स तक भी जा सकता है। अच्छा, जो लास्ट हमारा जो फेज है वो हमारा लॉन्ग टर्म रिकवरी कहलाता है। उसमें जो मेजर रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट हमारा उसमें काम आता है। इस जो हमारा जो लास्ट जो फेज हमारा लॉन्ग टर्म रिकवरी फेज जो कहलाता है, इसमें जो हम जो काम करते हैं बिल्ड बैक बेटर वाला काम करते हैं। बिल्ड बैक बेटर एक टर्म यूज हुई थी जो इंडियन ओशन सुनामी 2005 के बाद जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ये टर्म कॉइन की थी कि बिल्ड बैक बेटर। जो रिकवरी में हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं और हमारी कोशिश होती है हम उससे बेटर बनाएं। तो इस तरह हमने चेंज करनी, हमने नए सिटीज जैसे हमारे पास 2005 के अर्थक्वेक के बाद हमने एक नया शहर बनाने की कोशिश की थी अफ्ताबाद में, मुजफ्फराबाद में। तो इस तरह के जितने सारे काम है हमारे लॉन्ग टर्म रिकवरी में होती हैं। अगेन जो जो लॉन्ग टर्म रिकवरी की जो टाइम लाइन है डिपेंड करती है कि डिजास्टर की कितनी बड़ी नोयत थी, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यूजुअली ये 5 to 10 ईयर्स, समटाइम 15 to 20 ईयर्स भी हो सकता है। तो ये तीन हमारे डिफरेंट फेजेस हैं और इन तीनों फेजेस में हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मिसाल के तौर पर जो हमारा जो रिस्पॉन्स फेज है, रिस्पॉन्स के फेज में हमारे पास तबी इमदाद का जो अमला होगा वो हो गए, रेड क्रॉस वाले इस तरह के लोग हो जाएंगे, जैसे हमारे पास ईदी वाले हैं इस तरह के लोग हो जाएंगे। ज्यादातर हमारे पाकिस्तान के खिते में और श्रीलंका और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज में फिर हमारे पास जो नेशनल आर्मी होती है वो इसमें रिस्पॉन्स में आती है। तो इस तरह के रिकवरी वाला जो पीरियड, इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम हम रिकवरी के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी स्टेब्लिश करते हैं। वो अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी, वो एक नेशनल लेवल की भी हो सकती है, जैसे हमारे पास सीरा और एरा की अथॉरिटीज थी दूसरे कंट्री। वो अथॉरिटी एक मैंडेट के साथ आती है, वो 3 इयर्स का मैंडेट हो सकता है, 5 इयर्स का मैंडेट हो सकता है और थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वो जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो टोटल डिफरेंट होते हैं। कभी भी रेड क्रॉस रिकवरी फेज में नहीं जाती है, कभी भी आर्मी रिकवरी फेज में भी नहीं जाएगी। जो लॉन्ग टर्म हमारे पास रिकवरी है, जो लॉन्ग टर्म रिकवरी का जो हमारे पास टाइम लाइन है वो 5 to 10 ईयर्स है, समटाइम 15 to 20 ईयर्स एज वेल। तो इस टाइम लाइन में कोई भी ऐसा हमारा जो स्टेक होल्डर है जो कि शॉर्ट टर्म उसकी कमिटमेंट हो, इतनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर जो एनजीओ रिस्पॉन्स और रिकवरी फेज में इन्वॉल्व थी वो लॉन्ग टर्म फेज में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। लॉन्ग टर्म फेज में हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो हमारे लोकल लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो हमारी जो लोकल प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो ज़्यादातर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ओवरऑल हम कैटेगराइज करें, इसको हम देखें कि जो हमारे जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है किसी भी डिजास्टर के बाद, वो रिकवरी हम 3 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। उन हर फेज के अपने स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और उनकी एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप करती हैं। और इसमें एक जो प्रॉब्लम हमारे पास जो आता है, वो जो ये ओवरलैपिंग जो फेजेस है ना, ये हमारे पास ओवरलैपिंग के आते हैं। क्योंकि किसी भी एरिया में जब हम जाते हैं
तो जरूरी नहीं है कि पूरे एरिया में, मिसाल के तौर में आया था कश्मीर में और केपीके में, तो पूरे एरिया में, पूरे कश्मीर और केपीके में सारा एरिया एक ही साथ एक ही दिन रिकवरी फेज में मूव हो गया, ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि सारा एरिया एक ही दिन में रिकवरी से लॉन्ग टर्म फेज में चला गया, ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फेजेस हैं ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे ये ओवरलैपिंग जो पीरियड आता है, ये ओवरलैपिंग पीरियड है। तो इसको जो मेरी रिसर्च ने आइडेंटिफाई की है, ये हम इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, कि जब एक फेज की एक्टिविटीज दूसरे फेज की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, उसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। जब सेम टाइम जो हमारे पास, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, वो नवंबर के पहले हफ्ते में साल का इलेक्शन हो गया, मगर जो जो नया प्रेसिडेंट आता है वो 20 जनवरी को आता है। वो जो बीच में जो नवंबर का महीना है, जो दिसंबर का महीना है और जो जनवरी का जो टाइम है, वो ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। तो इस ट्रांजिशनल पीरियड का जो मकसद जो दिया गया है अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम में, वो यही है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो सारा अपना डेटा, अपना निज़ाम, अपना प्लानिंग सारा उस चीज, उनको जो नए आने वालों को ट्रांसफर करती है। अगर ये हमारे पोस्ट डिजास्टर रिकवरी में ये चीजें मुमकिन नहीं होती हैं, वो जो एक स्मूथ ट्रांजिशन पीरियड मुमकिन नहीं है। तो जो ट्रांजिशन मेरी रिसर्च ने आइडेंटिफाई की है, हमारे पास दो किस्म की ट्रांजिशन हम कर रहे हैं। एक वो जो ट्रांजिशन है जो कि रिस्पॉन्स फेज से हम मुंतकिल कर रहे हैं रिकवरी अथॉरिटी को। ओके, जब रिकवरी अथॉरिटी का जब टाइम खत्म हो जाता है, जैसे सेरा और एरा का जो टाइम खत्म हुआ, फिर वो जो रिकवरी का मैंडेट है वो ट्रांसफर कर रही है लोकल अथॉरिटी को। अब लोकल अथॉरिटी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हमारे पास हमारे पास लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई भी हो। तो ये दो किस्म की ट्रांजिशंस हो रही हैं ओवरऑल पोस्ट डिजास्टर रिकवरी में, रिस्पॉन्स फेज से रिकवरी में, रिकवरी फेज से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में। अगर इसको हम देखें तो ये दो ट्रांजिशन है, इसके ऊपर मेरी सारी ये जो टॉपिक है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी जो एनालॉजी हम बनाते हैं, वो जो रेले बैटन रेस है, इस रेस में भी आपने देखा होगा, ये चार, इसमें जो रनर होते हैं, चार रनर होते हैं, ये जिन्होंने बैटन हाथ में पकड़ा होता है। तो हर रनर ने अपने अपने हिस्से का, उसने जो फासला तय करने के बाद ये बैटन उसने दूसरे अपने अपने ही साथी को उसने ये पकड़ाना होता है। इस पूरी रेस में ये कोई कोई वो नहीं है कि एक ही खिलाड़ी भागता भागता लाइन क्रॉस कर जाए, या कोई भी खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ एक टीम लाइन क्रॉस कर जाए मगर वो बैटन जो है वो बीच में गिर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस रिकवरी, इस जो रेस का ये पार्ट है कि आप जो बैटन है वो दूसरे खिलाड़ी को किस तरह मुंतकिल करते हैं। अगर वो स्मूथली मुंतकिल हो जाता है बैटन, तो आप भले आपकी पीछे रेस में आगे पीछे मसाइल भी हो, आप वो रेस अच्छी तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। मगर जिस वक्त ये बैटन आपका गिर जाता है मुंतकिली के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान, आपकी रेस वहीं पे फिनिश हो जाती है। तो इसी एनालॉजी को अगर हम पोस्ट डिजास्टर रिकवरी में हम करें कि एक रिकवरी अगर वो फेल हो जाती है ट्रांजिशन करने में दूसरे फेज में, तो पूरी रिकवरी ही हमारी फेल है। तो ओवरऑल हमने ये देखा गया है कि हमारी जो रिकवरी है पाकिस्तान के सूरत हाल में, वो रिस्पॉन्स फेज में तो हमारे पास चली जाती है, हम उनको रेस्क्यू करते हैं, रिलीफ पहुंचाते हैं, कैंप्स में हम चले जाते हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमारे पास हो जाती है। मगर हमारी जो रिकवरी है, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, किसी भी डिजास्टर के बाद, वो हमारी लॉन्ग टर्म वाली लाइन क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अगर पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखें तो पाकिस्तान के टॉप 10 वर्स्ट डिजास्टर्स में से 8 जो डिजास्टर हैं वो फ्लड हैं। टोटल 19 मेजर फ्लडिंग डिजास्टर में से 21 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर का हमारे पास इकोनॉमिक लॉसेस हैं। और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है वो भी सबसे ज्यादा फ्लड से ही अफेक्टेड है, वो तकरीबन 8 करोड़ के करीब पॉपुलेशन अफेक्टेड है। जो हमारे पास लास्ट मेजर डिजास्टर हमारे पास आया था, ये 2010 का जो हमारे पास जो फ्लडिंग थे, ये पूरे पाकिस्तान में फ्लडिंग थे। ये पाकिस्तान की जो जो जितने भी कुछ 130 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से 70 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लड था। ये मैप इशू आपको ये शो कर रहा है। तो ये ऊपर नॉर्थ से लेकर ये हमारे साउथ सिंध तक ये पूरे पाकिस्तान को इसने कवर किया था। तकरीबन इसमें 2 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी और 2200 के करीब अफराद हलाक हुए थे। और ये सिंध जो प्रोविंस था ये सबसे ज्यादा इसमें मुतासिर हुआ था, in not only in number of death but also number of villages impacted।
ऑलमोस्ट 7,000 विलेज इसमें अफेक्ट हुए थे और 1.1 मिलियन से ज़्यादा इसके घर यहाँ पे घर डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डैमेज हुए थे। मेरी ये रिसर्च हमने ये की, हम डेटा हमने कलेक्शन की, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट किए डेटा कलेक्शन के लिहाज से, हमने वो हैदराबाद, ठट्टा और जो दूसरा मिरपुर खास का जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए कि अच्छा इसमें अब ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि 2010 का जो डिजास्टर था, फ्लडिंग डिजास्टर था, वो सिंगल डिजास्टर नहीं था। एक और हमारे पास मेजर ये रिवराइन फ्लडिंग थी, एक मानसून फ्लडिंग, एक और मानसून फ्लडिंग हमारे पास आई थी 2011 में। तो 2011 में जो हमारे पास जो फ्लडिंग आई थी उसने ज्यादा इलाका मुतासर किया था एज कम्पेयर टू 2010। तो 2 ये कंटिन्यूस फ्लड आए थे सिंध में 10 और 11 में, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुतासर किया था। तो ये रिसर्च दोनों फ्लड्स को अता करती है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमने सेलेक्ट किए थे उसमें ठट्टा डिस्ट्रिक्ट था जो बहुत शदीद मुतासर हुआ था 2010 में, हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट था ये शदीद मुतासर हुआ था, फिर हमारा ये मिरपुर खास का डिस्ट्रिक्ट ये हमने सिलेक्ट किया जो कि 2011 में बहुत ज्यादा मुतासर हुआ था। अच्छा, हमने यहाँ पे ये जानने की कोशिश की कि जो रिकवरी है ये रिकवरी लॉन्ग टर्म फेज में मूव क्यों नहीं की, ये रिकवरी सिर्फ रिस्पॉन्स फेज या थोड़ा बहुत जो रिकवरी फेज तक महदूद क्यों रही, ये जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी ये लॉन्ग टर्म फेज में क्यों नहीं गई, जिसमें हम रेजिलियंस बिल्ड करते हैं और कम्युनिटी में हम जो वल्नरेबिलिटी उसको रिड्यूस करते हैं वो वहां तक क्यों नहीं पहुंची। तो हम जो जितना हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हुई उसकी हमने 3 थीम्स में हमने उनको डिवाइड किया। जो 3 थीम्स हमारी बनती हैं वो हमारी 3 थीम इस तरह बनती हैं कि डिजास्टर गवर्नेंस का इसमें मसाइल थे, कम्युनिटी के जो मुतासर कम्युनिटी की थी उनकी इन्वॉल्वमेंट के प्रॉब्लम थे, और लैक ऑफ कैपेसिटी थे। उनको हम तीनों को एक साथ साथ डिस्कस करते हैं। जो डिजास्टर गवर्नेंस के जो मसाइल थे उसमें ये सबसे बड़ा मसला था कि इसमें हमने कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं बनाई। अब हमें आपको याद होगा कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये भी इसी 2010 के दौरान बनी। उसमें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको वो 3 टियर बेस्ड है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन उनका ज्यादातर फंक्शन है। फिर दूसरा जो उनका लेवल है वो प्रोविंशियल लेवल पे सिंध प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो 3rd टियर था वो था डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये सारा काम इन्होंने दिया गया रिकवरी का उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की कि पंजाब अपनी रिकवरी करेगा और ये सारे। तो वो जो डेडिकेटेड रिकवरी अथॉरिटी का मौजूद ना होना था उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट थे वो जैसे ही एक डिजास्टर आया उसके बाद 2011 में दूसरा डिजास्टर आया तो उनका जो फोकस था वो टोटल चेंज हो गया, क्योंकि एक डिजास्टर में 10 में चंद डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए और 2011 में दूसरे नए डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए, तो फोकस काफी चेंज हो गया, क्योंकि डेडिकेटेड और टाइम स्लॉट नहीं, डेडिकेटेड टाइम भी नहीं था, डेडिकेटेड फंडिंग भी नहीं थी और डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल लोग भी नहीं थे। एक्सक्यूज मी। तो डिजास्टर गवर्नेंस में जो डेडिकेटेड अथॉरिटी का ना होना एक रोल था जिसकी वजह से रिकवरी की ट्रांजिशन मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरा हमारे पास जो बेसिक था, जब हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं थी तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं था। जो ओवरऑल जो रिकवरी हुई है सिंध में हमारे पास कहीं पे भी ये प्लान नहीं मिलता कि हमारे रिकवरी प्लान क्या है, हम जो रिकवर कर रहे हैं, हम जो बिल्ड बैक बेटर जो बना रहे हैं, हम वो क्या बनाना चाह रहे हैं। हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई ब्रीचेस ना हो, जिसकी वजह से कोई बंद ना टूटे, या हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कम्युनिटी में रेजिलियंस डेवलप करना चाह रहे हैं, हम जो नए घर बनाना चाह रहे हैं वो फ्लड प्रोन हो कि फ्लड उनको असर ही ना करे, क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह कोई किस्म का लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था उसमें, उसका फेल्योर था कि ट्रांजिशन जो रिकवरी की ट्रांजिशन नहीं हो सकी। दूसरा जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का निज़ाम था वो भी मुनासिब नहीं था। आपका नेशनल लेवल पे आपको फंडिंग मिली, अपील उन्होंने दायर की, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर कोई फंडिंग 1.2 के करीब प्लेज हुआ और फिर बॉटम तक आया। तो वो जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के गैप थे जिसमें सबसे ज्यादा डेटा कलेक्शन वाला गैप था, उसकी वजह से प्रोजेक्ट की रिपीटेशन हुई। एक एनजीओ एक ही इलाके में एक प्रोजेक्ट करके गई है और 2 महीने बाद दूसरी एनजीओ आती है उसी इलाके में वही प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट कर देती है। इस तरह रिपीटेशन और डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा हुई है किन किन इलाकों में।
तो ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के गैप थे। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज काफी थे कि अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है कि कौन अकाउंटेबल किस चीज का है, और ट्रांसपेरेंसी के कौन से फंड कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कौन सी एनजीओ और कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, ये भी कुछ पता नहीं था। ओवरऑल इसको में देखा जाए कि कुछ जो इंटीग्रेटेड डेटा जो प्लेटफॉर्म था वो अवेलेबल नहीं थे। जो हम 2019 में जब हम डेटा कलेक्शन करने गए थे, जो तो तकरीबन 8 और 9 साल हो चुके थे इस मेजर डिजास्टर को, उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म नहीं था कि जाके क्लाउड सिस्टम पे हो या ऑनलाइन सिस्टम पे हो, कि कोई भी एनजीओ जाती है कि वो चेक कर सके कि भाई मिसाल के तौर पर मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट की के डिग्री के जो सिटी में फलाने जो गांव में कौन सी एनजीओ काम कर रही है ताकि उसको आगे हम लीड कर सकें, इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था 9 सालों के बाद भी। तो दूसरा हमारे पास जो थीम बनती है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की। अब यहाँ पे आप याद रखें कि 2010 में हमारे पास कोई भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं था सिंध में। लोकल गवर्नमेंट का हमारे पास निज़ाम आया है वो 2014 15 में 13 में करीब आया है, 3 साल के बाद। पर उस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम आने के बाद भी जो इलेक्टेड मेंबरान थे उनको रिकवरी में शामिल ही नहीं किया गया। तो रिकवरी स्टिल प्रोविंस लेवल पे चल रही थी और डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया के ऊपर चल रही थी, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट इसमें थी भी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट जो सिलेक्शन थी, जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन है, एग्जीक्यूशन है और ट्रांसफर है, वो उनमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और कम्युनिटी को किस किस्म की प्रोजेक्ट चाहिए, वो किसी किस्म की शमूलियत नहीं थी। जैसे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग है, एनजीओ इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के अपने फंडिंग उन्होंने प्रपोजल बनाए, उन्होंने अब वहाँ हमारे में पता है कि डोनर जो फंडिंग आती है वो पर्टिकुलर सेक्टर्स में उनका ज़्यादा फोकस होता है जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन और इस किस्म की चीज़ों में। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए, टारगेटेड किए, मगर जो कम्युनिटी की जो नीड थी, एक्चुअल नीड, उनको प्रॉपर असेस नहीं किया गया क्योंकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि एड डिपेंडेंसी का ज़्यादा हो गई। अब एक कुछ इलाकों में, कुछ गांव में बहुत ज़्यादा ऐड मिली, लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया, तो प्रॉपर अपनी जो रिकवरी थी वो उनकी हॉल्ट हो गई। दूसरी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ कोई इमदाद आई है, उसने अपने अपने वर्करों में बांट दी, अपने वोटर्स में बांट दी, तो कई इलाके, एक ऐसे भी मैंने इलाकों में मैं गया हूँ कि सिर्फ एक रोड का फर्क है, मगर एक गाँव था वो एक पार्टी का था, दूसरे वोटर दूसरी पार्टी के थे, तो उनको इमदाद कुछ मिली नहीं, और दूसरे जो गांव को इमदाद उन्होंने बाकायदा सेल भी की शॉप्स में। इस हद तक था। दूसरा एक और चीज थी कि आपने कम्युनिटी को एज अर्ली एज पॉसिबल आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, रिस्पॉन्स फेज से ही आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। मगर रिस्पॉन्स फेज जो हमारा होता है वो ओवरऑल हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में भी नहीं होता, वो आर्मी और दूसरी एजेंसीज और जो इंटरनेशनल एजेंसीज भी समटाइम होती हैं उनके हाथ में होता है। तो लोकल कम्युनिटी को किसी भी किस्म में चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कई तरह में जो इंडिजीनियस नॉलेज होती है लोकल कम्युनिटी की, कि यहाँ से पानी का भाव हो सकता है, या यहाँ से पानी रुकेगा, या यहाँ पे पानी ज्यादा आएगा, उस किस्म की मालूमात भी उस किस्म की मालूमात के लिए भी लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया गया। तो बजाय ये कि हम अर्ली फेज जो रिस्पॉन्स फेज है उसमें से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट ओवरऑल बहुत कम थी। अच्छा, जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं तो फिर कम्युनिटी कैसे प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेगी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, थरपारक डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत दूर दराज एक गाँव था, वहाँ पे एक एनजीओ ने, जो लोकल एनजीओ थी, उसने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें एक जो स्कूल जो थोड़े बहुत खराब हो गए थे उनकी, उन्होंने उस स्कूल में कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ पहले नीड असेसमेंट की, हमारे पास ये फंडिंग है, हम क्या करें। उन्होंने एजुकेशन का मुतालबा किया कि हमें एक स्कूल का दिया जाए। अब स्कूल के जो टीचिंग, रिजवान भाई सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपके पास सिर्फ बाकी ना 9 मिनट बाकी हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने क्या की, उन्होंने लोकल कम्युनिटी मेंबर को हायर किया, उस एनजीओ ने उसको ट्रेन किया, और उसको उन्होंने उसका ना टीचिंग स्टाफ में रखा। तो अब उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप कम्युनिटी के पास चली गई। जब मैं दोबारा 9 साल के बाद किया तो वो प्रोजेक्ट एनजीओ तो वापस चली गई, वो प्रोजेक्ट कम्युनिटी की फंडिंग के साथ स्टिल कंटिन्यू था। और दूसरा एक और हमने चीज देखी, जिन कम्युनिटीज में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उन कम्युनिटीज की रिकवरी बहुत बेहतर हुई।
अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर था वो जो लैक ऑफ कैपेसिटी था। लैक ऑफ कैपेसिटी वो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी है, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारा उसमें भी है, कम्युनिटीज में भी कैपेसिटी एज सच नहीं थी। उसमें जो कैपेसिटी हम कह सकते हैं ट्रेनिंग और अवेयरनेस और फंडिंग और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अब इसमें जो वतन कार्ड में जो मिले थे, वतन कार्ड में उन्होंने कुछ एक मखसूस उनके साथ जब आपको ये ट्रेनिंग ना हो कि आपने जो घर दोबारा बनाना है और उस घर में आपने क्या वो डिज़ाइन फीचर्स आपने डालने हैं जिसके वजह से आपका घर मुस्तकबिल के सलाब से महफूज रहे, जब तक वो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी आप वो वैसा ही घर बनाएंगे जो कि आपने बनाया था जो कि सलाब से तबाह हो गया। तो इस तरह की कैपेसिटी के जो इश्यूज थे, ट्रेनिंग और अवेयरनेस के इश्यूज थे, उसकी वजह से भी ट्रांजिशन जो रिकवरी ट्रांजिशन थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। अच्छा, इसमें भी हमने एक और जो फैक्टर हमने ढूंढे कि जो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो हमारी रिकवरी की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन फेज टू लॉन्ग टर्म फेज वो मजबूत होगी। इसमें ये हमने ये नोट किया है कि 3 ये जो हमारे पास थीम्स हैं इसमें काम किया जाए तो हो सकता है। अर्ली प्लानिंग है कि आप डिजास्टर से पहले प्लान करें, आप स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करें और कैपेसिटी डेवलपमेंट में काम करें। अर्ली प्लानिंग में ये कि जो आपने जो प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन करनी है आपने, भले वो आपका हाउसिंग का प्रोजेक्ट हो, भले आपका वो क्या कहते हैं वॉश का प्रोजेक्ट हो, भले किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, जब तक वो मुतासर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका प्रोजेक्ट इतना लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकेगा, उसका फायदा कम्युनिटी को नहीं होगा। दूसरा, ट्रांजिशन प्लान बनाना है आपने कि अगर ये हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, भले वो रेजिलियंस बिल्डिंग का है, वल्नरेबिलिटी के लिए है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट है, ये ट्रांजिशन कैसे करेगा? क्योंकि ये फैक्ट है, जो भी एनजीओ हमारे पास आती है, एनजीओ विल नॉट बी देयर फॉर एवर, एंड वी नो दैट द लॉन्ग टर्म रिकवरी विल गो maybe for 1 decade, 1.5 decade, or 2 decades. So in our assumption, NGOs will not be there. NGOs might be there for 6 months, hardly for 1 year or 2 years. They have the limited funding and limited capacity to remain on ground. तो जो ट्रांजिशन जो प्लान है हमारा वो हमारा मजबूत होना चाहिए, इसमें हमारी जो स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व हो। दूसरा, भी डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बड़ा इसमें रोल हो, तो इंटीग्रेटेड डेटा शेयरिंग भी मौजूद होनी चाहिए। तो दूसरा, जो हमारी जो ट्रांजिशन है, अब हमारे पास जो डिफरेंट फेज है, रिस्पॉन्स फेज की एक डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, रिकवरी फेज की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो इन दोनों एक्टिविटीज की जो फंडिंग है वो टोटल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं वो टोटल डिफरेंट है। जो ट्रांजिशन बीच में आती है उसकी फंडिंग हमारे पास दोनों के पास नहीं होती है, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड फंडिंग हो। दूसरा, भी लॉन्ग टर्म हमारे पास प्लान हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट जो पोलिटिसाइज किस्म के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, आप एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करते हैं और दूसरे मेजर को इग्नोर कर देते हैं, उसमें भी ऑब्वियसली जो ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट होती है वो बहुत मुतासर होती है। और कम्युनिटी को एज अर्ली एज पॉसिबल इन्वॉल्व करें, और अगर किसी कम्युनिटी में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पहले डेवलप, उनको हेल्प करेंगे, वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो सकें, ताकि वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट भी पूरी स्ट्रीमलाइन हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने वो कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है। कैपेसिटी डेवलपमेंट हमारी बिल्कुल एक हाउस होल्ड से लेकर वॉलंटियर वाला काम है और रजाकार जो काम है, और उसके बाद अवेयरनेस वाला जो काम है, कोई भी फ्लड आता है, कोई भी अर्थक्वेक आता है, बिल्कुल एक घर से, स्कूल से, एक मोहल्ले से, एक कम्युनिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जिले की सतह पे और प्रोविंस के लेवल पे हमने ये कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है। ऑब्वियसली उसमें कंटिन्यूस सपोर्ट रिक्वायर्ड है, इसमें फंडिंग रिक्वायर्ड है, और उसमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज की भी गुंजाइश उसमें मौजूद है। 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आया, ठीक है, सिंध में। 2011 में भी सैलाब आए, 2013 में भी सिंध के कुछ हिस्से मुतासिर हुए, 2017 में अगेन कराची में सैलाब आया। अभी जो लास्ट ईयर जो सैलाब आया सिंध में और कराची में, ये वही इलाके दोबारा सैलाब का शिकार हुए जो कि 2010 और 11 में सैलाब का शिकार हुए थे। ये चीज को साबित करता है कि जो रिकवरी होनी थी, ठीक है, जो रिकवरी और पोस्ट डिजास्टर रिकवरी का मतलब यही है कि जो आप उसी आफत से दोबारा शिकार ना हो। अगर 10 साल के बाद आप उसी आफत से दोबारा शिकार हो रहे हैं,
इसका मतलब है कि आपकी जो रिकवरी है वो फेल हो गई है। आपकी जो रिकवरी की जो ट्रांजिशन है वो लॉन्ग टर्म में नहीं गई है, आप अपनी उसमें रेजिलियंस डेवलप नहीं कर सके हैं, और जो कम्युनिटी की जो वल्नरेबिलिटी उसको आप डिक्रीज नहीं कर सके हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है, जो सिंध के जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आप देखें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें मीडियम खतरा हो, वो क्या कहते हैं, सैलाब का। बाकी जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 21 के 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हाई और वेरी हाई सैलाब का खतरा है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर और उमरकोट, ये सहरा है। इन सहरा में भी मीडियम लेवल का सैलाब का खतरा है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, आपके कराची से लेकर और सखर लाड़काना तक, इसमें सब में हाई और वेरी हाई सैलाब का खतरा है। ये एक नॉन फैक्ट है, ये एक सिंध गवर्नमेंट की स्टडी के मुताबिक, ये प्रोविंशनल लेवल की स्टडी इसके मुताबिक है। ये भी चीजें हमारे पास नॉन है कि हमारे पास सैलाब का खतरा। एक और दूसरी चीज, 2010 के सैलाब आया था, उससे पहले चंद महीने पहले हेटी में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, उसमें कुछ 2.5 लाख के करीब लोगों की हलाकत हुई थी। जो फंडिंग हेटी को मिली है, हेटी को जो फंडिंग मिली वो कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर के करीब मिली। जो पाकिस्तान को जो फंडिंग की जो प्लेजेस हुए थे वो 1.9 से ज्यादा नहीं बढ़े। तो जो फंडिंग जो फ्यूचर में मिलेगी वो पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो मौरूदी हालात की वजह से फंडिंग पाकिस्तान फ्यूचर में कमी के शिकार होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो रिकवरी है किसी भी डिजास्टर के बाद, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। वो रिकवरी हमारी लॉन्ग टर्म फेज तक पहुंचे ताकि हमारी कम्युनिटीज में रेजिलियंस डेवलप हो। ये एक जो फ्लड डिजास्टर, इसकी कोट मुझे अभी तक याद है कि अगर कोई फ्यूचर में भी हमारे पास जो जो डिजास्टर आया, कोई भी सैलाब आया जो कि आधा मतलब के मैग्नीट्यूड का हो 2010 का, तो हम दोबारा सैलाब का शिकार होंगे। ये स्टेटमेंट मैंने 2019 में लिखी थी, एंड में 2019 में। इसने ये साबित किया, 2010-20 के जो सैलाब ने ये साबित किया कि जो फ्लड सर्वाइवर की ये स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही थी, क्योंकि 2020 में जो सैलाब आया था वो इतनी इसकी मैग्नीट्यूड नहीं था, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा वही डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन वही पॉपुलेशन दोबारा सैलाब मुतासरीन में शामिल थी। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इस चीज़ पे फाइनल करूंगा कि बड़ा अच्छी एक कोट है आइजैक एसिमोव की, लाइफ इज प्लेजेंट, डेथ इज पीसफुल, इट्स द ट्रांजिशन दैट इज ए ट्रबलसम। तो जो ट्रांजिशन एक फेज से जो दूसरे फेज को हमें करनी है, उसको हमने मजबूत बनाना है, और हमने अपने जो हमारे डिजास्टर के बाद जो रिकवरी है उसको हमने सिर्फ रिस्पॉन्स फेज तक महदूद नहीं रखना है, उसको हमने मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, और मंतकी अंजाम हमारा लॉन्ग टर्म रिकवरी में कम्युनिटीज के अंदर रेजिलियंस को डेवलप करना और उनकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी स्टडी बड़ी दिलचस्प थी मेरे लिए, तो खासतौर पर इसलिए कि ये एक रियल चैलेंज से रिलेटेड है जो हम नॉर्मली टाइम टू टाइम फेस करते ही रहते हैं। मुझे इससे याद आया कि शायद पिछला साल था जब कराची में बारिशें हुई थी अच्छी खासी, और बारिशों के बाद कराची के अंदर भी जो हालात थे वो बड़े ही मिजरेबल थे, बड़े बुरे हालात थे, लोगों के घरों में पानी आ गया था और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये जब भी 2-3 दिन थोड़ी सी बारिश पड़ी है ये हमेशा हुआ है। इसी तरह हीट वेव हमारे यहाँ आ रही है कराची में, तो हम पूरा साल ये नहीं सोचते कि अगली दफ़ा जब हीट वेव आएगी तो उसको कैसे रोका जाए और उसको किस तरह से किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी स्टडी तो हमारे हर डिजास्टर की ही कहानी है, ठीक है। तो अल्लाह करे कि आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं इनकी जो कुछ बातें हैं इन पे किसी के कान पे थोड़ी सी जो रेंग जाए, और थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप सोच लें कि नहीं, हम इस दुनिया में अगर हमने नहीं रहना तो हमारे मसलों में तो अभी रहना है, अल्लाह करेगा। तो थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये जो आपकी रिसर्च है काफ़ी दिलचस्प थी। एक तो ये कि मैंने इसमें ना 3-4 चीज़ें ख़ास तौर पर जो समझी हैं। एक ये कि जो डिज़ास्टर हैं विद अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू आ रहा है, तो उस तनाजुर में हमें इसको सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि जो ख़तरा है कि पाकिस्तान में ऐसे हादसात मज़ीद हो सकते हैं, ऐसे डिज़ास्टर सानेहात हो सकते हैं।
तो हमें जो पहले हो चुके हैं उनसे जो है लेसन लर्न करना चाहिए, और जो फ्यूचर रिकवरी और फ्यूचर प्लानिंग है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पॉइंट आपने रेज़ किए कि लॉन्ग रन प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। और ख़ास तौर पर जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि चीज़ें लाजमी हैं कि सेंट्रलाइज्ड हों कुछ चीज़ें, लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें जो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म होते हैं, जो कम्युनिटी का रोल है, या जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो ट्रांजिशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, और रिकवरी के और रेस्पॉन्स के, और जो मतलब जो स्टेजेस हैं उसमें भी उनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो लाजमी बात है कि अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से उसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो जो उसका इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको मजबूत करना होगा। अदरवाइज़ जो है, चाहे आप डोनर से जितनी फंडिंग ले लें और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी कमिटेड बैठी हो, फिर भी ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। अच्छा, आप इस पर कोई रेस्पॉन्स देना चाहते हैं तो मतलब जी जी मेरे लिए मज़ीद मज़ेदार बात होगी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन भी है इसके बाद, अगर आप इस पर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें। बिल्कुल। इसमें मेरा जो बिलीव है कि इसमें दो तरह की अप्रोच है। इसमें जो बॉटम अप अप्रोच है ना, जब तक आप कम्युनिटीज़ के साथ काम नहीं करेंगे ना, अभी सिंध का एक एग्जांपल ले लें आप इसमें, तो सिंध में जो डिजास्टर की जो नौयत है ना, वो हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ किस्म की है। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच के साथ जाते हैं तो अब ठट्ठा और सखर दोनों अलग है। ठट्ठा में सुनामी भी है, ठट्ठा में अर्थक्वेक भी है, ठट्ठा में ड्राउट भी है, ठट्ठा में फ्लड भी है। ये सूरत हाल सखर की नहीं है। तो सखर की जो कम्युनिटीज हैं उनको एक डिफरेंट नौयत का खतरा है, और ठट्ठा की कम्युनिटीज को डिफरेंट नौयत का। तो बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच, उसके इलेक्टेड मेंबरान की बड़ी ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के खतरे को आप कम करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट की मौजूदगी के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। अच्छा, आपने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एक वर्ड यूज़ किया था कि जो रेस्पॉन्स और रिकवरी के फेसेस होते हैं, इसमें जो इंडोजिनस नॉलेज होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना और लोकल कम्युनिटी आपको बता सकते हैं कि देखें यहाँ पानी इकट्ठा है, तो हम इस पानी को कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह की कोई और मज़ीद आप एग्जांपल दे सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात हो सकती है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे जैसे मिसाल के तौर जो माहीगीर हमारे पास जो दरिया के साथ साथ जो, क्योंकि ये जो 2010 का फ्लड था, ये रिवराइन फ्लड था, ये दरिया के साथ आया था। अब जो माहीगीर कम्युनिटी है, अब उनको दरिया का उतार चढ़ाव उनको ज़्यादा पता होता है, बजाय ये कि जो कराची से आने वाला एक बाबू है उसको उसको उसके उसके तो जो रिवराइन जो कम्युनिटी है, जो फिशर्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं, उनको ये पता होता है कि जब दरिया का जो बहाव है तो ये इलाका हमारे पास महफूज है, इसमें हम जा सकते हैं और इस मौसम में जा सकते हैं, ठीक है। और वो जो आपने प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे आपने लोगों को मुंतकिल करना है फ्यूचर में, वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 2010 के सैलाब में ये हुआ कि इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि रिस्पॉन्स पे थोड़ा सा बेहतर था पाकिस्तान का, और उसमें चीज़ें वो कम डेथ की शक्ल में नज़र भी आता है कि बहुत कम 2200 डेथ हुई सिर्फ। जो इन्होंने इलाके सेलेक्ट किए उसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट कम थी, कई जगह पे थी, कई जगह पे नहीं थी। वो इलाके सैलाब का शिकार हो गए कि आपको पता है मैंने ये इलाके, इस गांव को इधर शिफ्ट करना है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ख्याल में, वही इलाके सबसे पहले डूब गए। अब आपके जो माइंड में था कि हमने इनको इधर शिफ्ट करना, वो तो बचा ही नहीं। तो वो जो चीजें थी वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं थी कम्युनिटी एल्डर्स के साथ। अगर वो की जाती तो आपके जो ऐसे जो इलाके थे वो अच्छी तरह आइडेंटिफाई होते। अब थोड़ा उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो प्लान बने, मगर उसमें कम्युनिटी के लोग कम हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग ज्यादा हैं। शिराज भाई ने ओके, जी hand शमरेज भाई कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर, सच अ नाइस प्रेजेंटेशन। और एक बिल्कुल जिस पैराडाइम में हम चल रहे हैं रिसर्च के, उससे बिल्कुल हट के आपने एक आइडिया दिया कि रिसर्च इस तरह की भी हो सकती है। मैंने और नदीम सरवर साहब ने भी एक काम शुरू किया था, एक रिसर्च एक्टिविटी हमने शुरू की थी, जिसमें हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है और फेस कर रहा है इस तरह के डिजास्टर्स। फॉर एग्जांपल हम इस चीज को इस तरह रिलेट करना चाह रहे थे कि
पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से पाकिस्तान में जो रेन का पैटर्न है वो कम हमने बहरहाल उसको एक मैक्रो लेवल स्टडी किया और उसको फॉरेस्ट्री के साथ हमने कनेक्ट किया कि अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल ऐसी आप हमने ग्रोथ भी लेनी है, जाहिर है ग्रोथ लेनी है तो उससे हमें उस तरह की पॉलिसीज भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगी, बट हमें कुछ उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो ग्रोथ दे रही हो लेकिन साथ जो है वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रही हो। तो उसमें हमारे पास फॉरेस्ट्री और आई थिंक ट्रेड ओपननेस का एक एलिमेंट था जो कि ग्रोथ भी दे रहे थे बट साथ साथ CO2 की मिकदार को भी कम कर रहे थे। ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मुझे ये आपकी स्टडी क्योंकि माइक्रो लेवल है, ये जो ट्रांजिशन का लफ्ज आपने यूज जबरदस्त है और मैं इसको आपकी स्टडी से थोड़ा हटा कि फॉर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट से स्टार्ट करती है तो उसका एक फेज कंप्लीट होता है और देन उसने उसकी ट्रांजिशन जो सेकंड फेज में जाना होता है वो पॉसिबल मतलब वो हमें नजर ही नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैं अपने गांव के एग्जांपल दूं तो तकरीबन 2010 में हमारे यहाँ जो गैस के पाइपलाइन जो थे वो मतलब जमीन के अंदर बिछाए गए और उससे हमारे गांव की पूरी जो गलियां और जो रास्ते हैं सारे खराब हो गए और 2010 के बाद अब जाके 2021 में वो गलियां दोबारा से बनी है। तो ये भी एक ट्रांजिशन है कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके जो कंसिक्वेंट हैं जो जो फेस करना चाह रहे हैं वो आपने कंप्लीट नहीं किया, आप मतलब आपने ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं की। तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की जो स्टडी जैसे आपने ये स्टडी की है डिजास्टर की ट्रांजिशन की, तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनकी ट्रांजिशन पे भी आप इस तरह सोचा जा सकता है अगर आप क्योंकि आपका इसमें एक्सपीरियंस है, क्या ख्याल है सर आपका? गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया शमरेश भाई, बड़े अच्छे आपके कमेंट्स है, खासतौर जो स्टडी आपने फॉरेस्ट की और CO2 की मिशन की। तो अच्छा, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना इस थोड़ा सा इसमें उसकी जो लाइफ साइकिल है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के जो हमारे जो फेजेस हैं। अब जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है वो ओवरऑल एक ही लगता है कि बाहर से कि मोनोलिथिक एक ही किस्म की एक ही प्रोसेस उसमें है। उस प्रोसेस के अंदर फेजेस हैं कि एक फेज जैसे बैटन रैली का जो नॉलेजी जो यूज की थी कि एक बंदा जो बैटन है दूसरे को पास कर रहा है, तो एक अथॉरिटी एक स्टेक होल्डर्स डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर वो जो बैटन है रिकवरी का वो दूसरे को पास कर रहे हैं, फिर वो आगे जा रहा है फिर आगे जा रहा है इस तरह करके। तो वो ओवरऑल अगर वो मंतकी इंजाम तक लाइन क्रॉस ना करे, लाइन क्रॉस मीन और लॉन्ग टर्म रिकवरी फेज तक ना पहुंचे, तो वो जो पीछे जितना भी काम आपका वो होता है वो कोई फायदा नहीं होता। उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि 2010 में जो हमारे पास जो सैलाब आए थे 11 में आए थे वही डिस्ट्रिक्ट 2020 में भी शिकार हुए। इसका मतलब है आपका जो 9 साल में जो रिकवरी पर जो काम हुआ था वो इतना अच्छा नहीं था या बिल्कुल ही नहीं हुआ था कि वो डिस्ट्रिक्ट दोबारा भी उतनी ही इंटेंसिटी के मुतासर हुए। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें 2-3 किस्म के हैं, जैसे अब वो किस किस्म के वो आई डोंट नो, उनमें इनका जो लाइफ साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें उसमें बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर वाला सिस्टम है तो उसमें फिर हम ट्रांजिशन दे सकते हैं कि जो बिल्ट ऑपरेट एक कंपनी कर रही है जो वो ट्रांसफर कर रही है तो वो ट्रांसफर में हमारा ट्रांजिशन आ सकती है। अब जैसे मिरपुर खास हैदराबाद हाईवे एक बना है वो बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर वाला सिस्टम है, तो जो 30 और 20 साल के बाद वट एवर टाइम के बाद जब वो ट्रांसफर होगा तो वो जो ट्रांजिशन होगी, अब इसमें ट्रांजिशन का ये जरूर समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ, एक टाइप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ की तरफ का सफर है। अब जैसे यूएस गवर्नमेंट की ट्रांजिशन है, हालांकि एक ही सिस्टम है गवर्नमेंट और उसमें पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही है मगर नए लोग उसमें आ रहे हैं। जो बैटन है गवर्नमेंट का वो नए लोगों को मुंतकिल हो रहा है, नई सोच को मुंतकिल हो रहा है। अब जो दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अब मे भी वो एक डिपार्टमेंट का हो वो दूसरा डिपार्टमेंट हो, दोनों रिलेट इसमें दोनों का रिलेट करना जरूरी है कि जो ऑलमोस्ट चीजें सेम हो मगर एट द सेम टाइम वो ट्रांसफर भी हो रहा हो, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो। फिर उस ट्रांजिशन का ओवरलैप होना भी बड़ा जरूरी है। ओवरलैप होने का मतलब ये कि जैसे रिस्पॉन्स फेज है,
अब रिस्पांस फेज किसी एक इलाके में, पूरे एक इलाके में एक ही दिन में खत्म नहीं होगा रिस्पांस फेज। मिसाल तौर एक गांव में रिस्पांस फेज चल रहा है, दूसरा गांव रिकवरी फेज में चला गया, तो ये ओवरलैपिंग कैरेक्टर है ना, ये ट्रांजिशन को ना कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें अंदर मौजूद होनी चाहिए। आयोग थोड़ा सा ये शॉर्ट जी टाइम सही, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम सिंगल अथॉरिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें जो सिंगल अथॉरिटी होती है वो वहाँ की पॉलिटिकल पावर जो भी है, कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी है जो भी, उसके हाथ में होती है और उसने काम करना होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको नेक्स्ट ट्रांजिशन में लेके जाना, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज का। तो आई थिंक इसके ऊपर शायद ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन है शायद उसमें फिर यही है एक चीज के पॉलिटिकल विल जो है वो नहीं है, और या फिर कोई इस तरह का इशू है। तो इसमें अगर कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दिया जाए कि आपकी क्या जरूरियात हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो आई थिंक वो जरा बेहतर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था आप इसमें भी जरा, क्योंकि आपकी फील्ड है, तो जरा अपना थोड़ा सा इसकी तरफ भी देखिए ट्रांजिशन में अगर फिजिबल हो तो। बाकी आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, बहुत एंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। जरूर 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 शमर भाई, थैंक यू सो मच। चलिए, जी, किसी और की तरफ से अगर कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई और पूछना चाहता है तो पूछ ले। नादिया, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो शुक्र है ईशान भाई की तरफ। चीज़ मुझे समझ आई, मुमकिन है कि बात वैसे ना हो कि ये ना मतलब फॉरेन डोनर्स हैं, ये जो हमारी रेस्पॉन्स और जो रिकवरी के स्टेजेस हैं ये ज़्यादातर फॉरेन एड पर डिपेंड करते हैं। अब जो रिसेंट फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको ना एड फटीग भी कहते हैं, कि फॉरेन डोनर्स भी समझने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था कि एड से आप डेवलपमेंट भी जो है प्रोड्यूस हो सकती है और बाकी बेनिफिट्स भी अचीव हो सकते हैं, तो वो जो एक ना जज्बा है, शौक है, वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है बकौल कुछ राइटर्स के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बिल फर्ज ऐसे होता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ज़्यादा डिज़ास्टर आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में लोकल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी मौजूद है इन दी करंट पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिनेरियो में, अगर हम देखें कि वो इसको फंडिंग कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट फंडिंग मुमकिन हो सकेंगे? बिल्कुल, बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है, और यही जो सबसे बड़ा जो मुझे ज़ाती तौर पर डर है ना, वो यही डर है कि जो फ्यूचर में हमारी जो फंडिंग है ना, वो क्योंकि हमारा जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपको याद होगा जरदारी साहब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए थे, कोई 32 के करीब ममालिक थे जिन्होंने ये अरेंज किया था। उसमें जाने के बावजूद भी मेरे पास एक स्लाइड होगी और मैं वो शेयर कर सकूं, तो उसमें जाने के बावजूद भी जो टोटल जो फंडिंग थी वो हेटी से बहुत कम हमें मिली थी। हेटी में जो डिजास्टर आया था ऑल्थो उसमें जो नंबर ऑफ जो डेथ्स थी वो बहुत ज्यादा थी। अब हेटी में स्लाइड मेरे दूसरे कंप्यूटर में मेरे सामने, हेटी में जो टोटल डोनेशन जो थी वो 3.3 बिलियन डॉलर की आई थी हेटी में डोनेशन। ठीक है, पाकिस्तान में 1.5 बिलियन डॉलर की डोनेशन आई, हाफ भी नहीं। हमारे 2 करोड़ लोग मुतासिर थे। ठीक है, हमारे जो घरों की जो तबाही की थी वो मिलियंस में थी, 2 के मिलियन। तो ये जो 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 किसी भी सोसाइटी, अब जो डोनर है, एक और चीज, इसी को आप क्लाइमेट से करें, मिसाल के तौर पर साल में 40 डिजास्टर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जब फ्यूचर में 10 साल के बाद 400 डिजास्टर आएंगे साल के अंदर, तो जो डोनर है वो किस किस को इमदाद देगा? तो सिर्फ उन कंट्रीज को ही इमदाद मिलेगी जो कि हर डॉलर की वैल्यू को करेंगी प्रॉपर, उसको ग्राउंड में नजर आएगा। और ये चीज है, नो डाउट फ्यूचर में जो इमदाद है उसमें कमी आ सकती है, और नजर आ रहा है, वो पहले भी हमारे पास फैक्ट फिगर्स हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्या है, इसके अंदर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट इंतजार नहीं कर सकती, हम इसके मुतमिल नहीं हो सकती हमारी सोसाइटी कि हम एक डिजास्टर का इंतजार करें उसके ऊपर फिर हम करें। हम जो $1 प्री डिजास्टर कंडीशंस में हम स्पेंड करेंगे, वो डिजास्टर के बाद $6 या $10 के करीब उसका फायदा होगा। तो हमने आज ही इन चीजों के ऊपर स्लो हमने इन चीजों के ऊपर स्टार्ट करना है। इसमें शॉर्ट टर्म भी है, इसमें लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग होगी,
और उसमें कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट भी है, टॉप डाउन बॉटम अप सारे अप्रोचेस के इस्तेमाल के साथ बगैर किसी वेट के जो प्री डिजास्टर कंडीशंस में हम जो चीज़ अचीव कर सकते हैं वो हम पोस्ट डिजास्टर इन्वायरमेंट में हमने शायद 10 गुना ज़्यादा डॉलर लगाकर शायद फिर भी हम अचीव कर सकें। तो वाइस डिसीजन यही है कि प्री डिजास्टर कंडीशन पे हम अपने इदारों को मजबूत करें, कैपेसिटी डेवलपमेंट पे जाएं और ट्रेनिंग और अवेयरनेस के ऊपर जाएं। वॉलंटियर वाला जो काम है वो बहुत है, मैं खुद यहाँ पे वॉलंटियर हूँ न्यूजीलैंड रेड क्रॉस के साथ। तो ये एजुकेशन एक चीज़ है कि हमारे पास जो एजुकेशन जो फील्ड है यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ नस्ट एक डिजास्टर मैनेजमेंट में कोर्स करा रही है मास्टर्स लेवल में, उनको हमने प्रॉपर एजुकेशन में लेके आना होगा। इसमें डिग्री कोर्सेज होने चाहिए ताकि ज़्यादा मालूमात लोगों तक जाए। तो प्री डिजास्टर कंडीशन में